हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, इस वीडियो में हम बिहार पुलिस दारोगा अवर निरीक्षक का क्वेश्चन बैंक लगातार डिस्कस कर रहे हैं और वो भी डिटेल डिस्कशन के साथ आपका यहाँ पर क्वेश्चन बैंक को सॉल्व किया जा रहा है। और साथ ही फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट भी आपको प्रतिदिन करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन बैंक विथ प्रैक्टिस सेट ये दोनों एक साथ करना बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए होता है सही। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल दोनों को निरंतर रूप से अभ्यास करते रहिए। 100% आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो आइए आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एसआई का मुख्य परीक्षा का प्रश्न पत्र। और ये आयोजित हुआ था 22/7/2018 को, ठीक है। तो बिल्कुल अपडेट आपको यहाँ पर जितने एग्ज़ाम हुए हैं सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इसका राइट आंसर होता है। और अब इसका देखिए कितना सारा फैक्ट्स है जिसे आप लोग बिल्कुल एक बार रिकॉल करिए। तो पहला पॉइंट्स इसमें याद रखिए, संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर 1946 में किया गया था। संविधान सभा के लिए कुल सदस्य की संख्या शुरुआत में 389 रखा गया, पर पाकिस्तान का निर्माण हो जाने के बाद सदस्य की संख्या घटकर 299 कर दिया गया, ठीक है। संविधान सभा के सदस्य के चुनाव के लिए वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि इसके लिए जनसंख्या को आधार बनाया गया था। इसके बाद याद रखिए 10 लाख की आबादी पर एक सीट का आवंटन किया गया था। उस समय तत्कालीन बड़े नेता संविधान सभा के सदस्य बने थे। दो प्रमुख व्यक्ति महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्यों के लिए चुनाव जुलाई 1946 में आयोजित किया गया था। अंतरिम कैबिनेट का गठन जो है सितंबर 1946 में किया गया और संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में किया गया। देखिए बहुत सारा फैक्ट्स आपको मिल जाता है एक साथ, जिसे आप लोग एक साथ एक जगह रिवीजन कर सकते हैं। आगे पॉइंट्स है कि संविधान सभा के लिए बैठक का आयोजन दिसंबर 1946 में किया गया था। संविधान सभा के बैठक का आयोजन दिल्ली के केंद्रीय सभा में किया गया था और संविधान सभा का पहला जो बैठक था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। बैठक में उपस्थित सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष टेम्पोररी अध्यक्ष चुना गया। सच्चिदानंद सिन्हा ये संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे, जबकि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति बिहार से थे। बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए इन्होंने आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार में किया गया था। इसके बाद याद रखिए कि सच्चिदानंद सिन्हा को आधुनिक बिहार का जन्मदाता भी कहा जाता है। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये सभी है जिसे आप लोग बिल्कुल याद करिए। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अगला बैठक आयोजित होता है, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से परमानेंट रूप से अध्यक्ष चुन लिया जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में आइए जानते हैं। ये बिहार से थे। ये संविधान सभा के दूसरे अध्यक्ष थे। ये संविधान सभा के पहला अस्थायी अध्यक्ष थे। बाद में संविधान सभा द्वारा इन्हें भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया। इसी बैठक में दो उपाध्यक्ष का भी चुनाव हुआ। पहला है हरेंद्र कुमार मुखर्जी और दूसरे हैं कृष्णमाचारी। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को नियुक्त किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया जाता है या पारित कर दिया जाता है। यही उद्देश्य बाद में भारतीय संविधान की प्रस्तावना का रूप लेती है। 26 नवंबर 1949 इस दिन संविधान को आंशिक रूप से लागू कर दिया जाता है, अर्थात इस दिन को संविधान की पहली बार लागू होता है। इसलिए 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।
अब आइए 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था। तो इस दिन संविधान सभा का अंतिम बैठक का आयोजन हुआ था 24 जनवरी 1950 को। इस दिन संविधान द्वारा 3 प्रमुख कार्य किए गए थे। पहला है राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को अपनाया गया था। दूसरा था राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को अपनाया गया। और तीसरा था संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना जाना। चलिए इसके बाद याद रखिए, इस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान पर हस्ताक्षर संविधान सभा के 284 सदस्य के द्वारा किया गया, जबकि कुल कितने थे? 299। संविधान सभा में महिला सदस्य की संख्या कितनी थी? तो 15 थी। 26 जनवरी 1950, आइए इस दिन क्या क्या हुआ था। तो इस दिन संविधान पूरे तरीके से अर्थात अंतिम रूप से लागू होता है। साथ ही निर्णय लिया जाता है कि भारत एक गणतंत्र देश होगा। इसलिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखिए, और इसमें याद रखिए, वैसे देश जो गणतांत्रिक देश कहा जाता है जहां देश के मुखिया का चुनाव होता है, जैसे भारत के मुखिया राष्ट्रपति हैं और इनका चुनाव होता है। ब्रिटिश में देश के मुखिया का चुनाव नहीं होता है बल्कि खानदानी चलता है, अतः ब्रिटेन राजतांत्रिक है। भारत को लोकतांत्रिक गणतांत्रिक देश कहना ज़्यादा उचित है, जबकि ब्रिटेन को लोकतांत्रिक राजतंत्र कहना उचित होता है। ठीक है, इसके बाद भी देखिए फैक्ट्स है जिसे याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। संविधान सभा को 2 कार्य सौंपे गए थे। पहला था एक देश के लिए संविधान लागू बनाना और इसके बाद देश के लिए आम कानून बनाना। संविधान सभा का बैठक संविधान बनाने के लिए होता था, तब उसका अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, जबकि संविधान सभा का बैठक आम कानून बनाने के लिए होता था तो उसका अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। चलिए और याद रखिए इसमें कि संविधान सभा देश की प्रथम संसद या देश की अंतरिम संसद के रूप में कार्य किया। भारत में प्रथम आम चुनाव 1951-52 में अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक संपन्न हुआ था। तो फ्रेंड्स, ये पहला सवाल का इतना फैक्ट्स हमने डिस्कस किया। अब आइए दूसरा सवाल आपका दिया है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कब किया गया। चलिए ये तो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं, 13 दिसंबर 1946 को। और किसने पेश किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। बाद में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का रूप लेता है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, कहा गया राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है। तो ये जो कथन है ये हैगल का है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब आइए कुछ फैक्ट्स है जिसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हैगल जर्मनी का निवासी था। इसका प्रमुख रचना है न्याय का सिद्धांत। राज के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, पहला है भूमि, दूसरी जनसंख्या, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। अरस्तु यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। सिकंदर महान के गुरु अरस्तु, अरस्तु के गुरु प्लेटो और प्लेटो के गुरु सुकरात थे। ठीक है, इन सभी का संबंध यूनान से था। क्वेश्चन 4 है, क्वेश्चन है निम्न में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें फ्रेंड्स अधिगृहित संपत्ति जो दिया है ये नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है। तो क्या क्या आवश्यक होता है उसको जानते हैं। तो आइए देखिए, याद करिए, संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के तहत वर्तमान में 5 तरह से नागरिकता प्राप्त किया जाता है। पहला है जन्म से, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, प्राकृतिक रूप से या देशीयकरण द्वारा या क्षेत्र समाविष्ट के द्वारा। तो ये 5 तरीके हैं भारत में नागरिकता प्राप्त करने का। चलिए और देखिए इससे संबंधित फैक्ट्स है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और यह प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अर्थात ब्रिटेन में भी एकल नागरिकता है। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है। याद रखिए संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने का अधिकार जो है संसद को होता है।
ऐसे मौलिक अधिकार जो केवल भारतीयों को प्राप्त है वो अनुच्छेद है 15, 16, 19, 29 और 30 जो केवल और केवल भारतीय को प्राप्त है। भारत में केवल नागरिक ही मतदान कर सकता है और चुनाव लड़ सकता है, विदेशी नहीं। देश के संवैधानिक पदों पर केवल भारतीय ही नियुक्त हो सकते हैं। कोई भारतीय यदि स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले तो भारत की नागरिकता अपने आप उसका समाप्त हो जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से मौलिक अधिकार केवल भारतीयों के लिए ही उपलब्ध है? तो इसका डिस्कशन तो अभी हम तुरंत किए हैं। आंसर इसका ए हो जाएगा, आर्टिकल 15, 16, 19 और 29। ठीक है, चलिए और इसमें कुछ फैक्ट्स दिया है जिसे याद करिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30 के तहत मिले अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, जबकि अन्य मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। संविधान में मौलिक अधिकार की चर्चा भाग 3 के आर्टिकल 12 से 35 तक किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है और इसके बाद जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का समावेशन संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान के तर्ज पर किया गया। संविधान बनने के समय मौलिक अधिकार की संख्या 7 था, वर्तमान में इसकी संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संविधान संपत्ति के अधिकार मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार के 300 के एक और अब एक विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। चलिए और देखते हैं, कहा गया पहले संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था एवं अनुच्छेद 31 में रखा गया था, अब इसे समाप्त कर दिया गया है। 6 मौलिक अधिकार हैं, कौन कौन सा है? पहला है विधि के समझ समानता यानी समानता का अधिकार, तो ये 14 से 18 है। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार जो 19 से 22 तक है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार जो आर्टिकल 23-24 में है। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो 25 से 28 तक है। और पांचवा होता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार जो आर्टिकल 29 और 30 में होता है। इसके बाद याद रखिए, नोट दिया है कि संपत्ति के अधिकार आर्टिकल 31 वर्तमान में यह मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि एक विधिक अधिकार है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। ठीक है, आगे कहा गया कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की संविधान की आत्मा या हृदय कहा गया है। संविधान के प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। देखिए एक साथ एक जगह आपको सारे क्वेश्चन आ जाते हैं, इसे अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था, संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? तो इसका समावेश किया गया 4 के ए में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके बारे में। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, इसे इंदिरा गांधी की सरकार ने 1976 में संविधान में शामिल किया। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में 10 मूल कर्तव्य शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस के संविधान के तर्ज पर डाला गया है। मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान के भाग 4A और 51A में रखा गया है। शुरुआत में मूल कर्तव्य की संख्या 10 थी जो बढ़कर अब 11 हो गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शामिल किया गया। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की शिक्षा देना प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा और ये 11वां मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो आंसर होता है उपाध्यक्ष को। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, तो कहा गया है कि सत्य कथन चुनिए, इसमें कौन सा है? पहला कथन है कि राज्यसभा में 11 सदस्य जो है मनोनीत होते हैं, तो नहीं, ये गलत है, 12 सदस्य इसमें मनोनीत होते हैं। दूसरा, प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से चुनाव लड़ सकता है, तो नहीं, ऐसा गलत कहना है। तीसरा, राज्यसभा को भंग किया जा सकता है, तो नहीं, राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। चौथा, लोकसभा में केवल राष्ट्रपति 2 सदस्य को मनोनीत करते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन वर्तमान में ये भी समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, बट पहले के अनुसार ये आपका प्रीवियस के अनुसार सही माना जाएगा। चलिए अब देखते हैं, राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत
करते हैं। पहले लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियन के नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता था, पर अब यह प्रावधान हटा दिया गया है। किस संशोधन के तहत? तो 104 में संविधान संशोधन के तहत इसे हटा दिया गया है। ठीक है। राष्ट्रपति अब संसद में कुल कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो 12 सदस्य, पहले 14 हुआ करता था, 12 और लोकसभा में 2, तो टोटल 14 होता था। चलिए अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, सवाल है राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्य की आवश्यकता होती है? तो गणपूर्ति हेतु जो है 25 की आवश्यकता होती है, क्योंकि गणपूर्ति जो होता है 10% कुल का या 1/10 होता है, और हम जानते हैं राज्यसभा में जो अधिकतम संख्या वो 250 है, तो 250 का 10% 25 होता है। नेक्स्ट सवाल है संसद की प्राक्कलन समिति इनमें से कैसी होती है? तो प्राक्कलन समिति जो अस्थायी होती है। संसद के कार्य में सहायता के लिए संसदीय समिति का निर्माण किया जाता है। ठीक है, और याद रखिए संसदीय समिति 2 तरह के हैं, अस्थायी समिति एवं तदर्थ समिति। अस्थायी समिति तो अस्थायी समिति के रूप में अपना कार्य करती है, जबकि तदर्थ समिति का गठन कोई निश्चित उद्देश्य के साथ किया जाता है। उद्देश्य पूरा होते ही समिति समाप्त हो जाती है। संसदीय समिति के अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। ठीक है, इसके बाद याद रखिए अगर किसी समिति में लोकसभा अध्यक्ष भी सदस्य हो तो समिति की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। यदि किसी समिति में लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य हो तो उस समिति की अध्यक्षता लोकसभा उपाध्यक्ष के द्वारा किया जाता है, पर उसमें लोकसभा अध्यक्ष सदस्य नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगला है लोक लेखा समिति। तो मूल रूप से इसकी स्थापना 1921 में भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत किया गया था। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। किसी भी मंत्री को इसका सदस्य नहीं चुना जाता है। इसे लघु लोकसभा या लघु संसद भी कहा जाता है। इसे सभी संसदीय समिति का जननी भी कहा जाता है। 1967 से इसका अध्यक्ष हमेशा विपक्षी दल से होता है। इसके बाद देखिए दिया गया मुख्य कार्य सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो सीएजी की जो रिपोर्ट होती है उसकी जांच करना होता है। यह समिति अपना रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। और दूसरा अब यहाँ पर समिति प्राक्कलन समिति, इससे भी क्वेश्चन आता है। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। सभी सदस्य लोकसभा से चुने जाते हैं। सभी राजनीतिक दलों को इसमें प्रतिनिधित्व मिलता है। कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है, इसके बाद इसमें याद रखिए कि इसका अध्यक्ष हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी का होता है। इसे लोक लेखा समिति का जुड़वा वाहन भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य क्या है? तो बजट में शामिल अनुमान की जांच करना और लोक व्यय में मितव्ययिता को सुझाव देना, सरकार को खर्चा कम करने का सुझाव देना। इसे सतत आर्थिक समिति भी कहा जाता है। अपना रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर पंजाब जो है यहाँ पर द्विसदनीय नहीं है। आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए देखिए इसका कहा गया है भारत के 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर द्विसदन है। इसका ट्रिक है तंबुक। क्या याद रखिए? तंबुक। टी फॉर तेलंगाना, ए फॉर आंध्र प्रदेश, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तर प्रदेश, के फॉर कर्नाटक। तो तंबुक याद रखिए। भारत के 22 राज्य में एक सदनीय विधायिका है। राज्य विधानमंडल या व्यवस्थापिका या विधायिका क्या है? तो राज्य विधानमंडल उच्च सदन को विधान परिषद कहा जाता है, जबकि निम्न सदन को विधानसभा कहते हैं। विधानसभा सभी 28 राज्य में है, जबकि विधान परिषद केवल 6 राज्य में ही है। 28 राज्यों के अतिरिक्त 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर विधानसभा है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी एवं जम्मू कश्मीर। आइए 84 नंबर सवाल दिया है वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनिए कौन सा है? तो इसमें गलत कथन ऑप्शन ए है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी है। चलिए अब देखिए वित्त आयोग के बारे में। तो वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के तहत किया गया है, जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति ही एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य को नियुक्त करते हैं।
और इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो यह केंद्र और राज्य के बीच के वित्त का उचित बंटवारा करने का सुझाव देता है। साथ ही याद रखिएगा, आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति के लिए सिर्फ सलाहकारी होता है। ठीक है, और आगे इसका पॉइंट्स देखिए, कहा गया है अब तक 16 वित्त आयोग का गठन किया गया है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2021 से 26 तक है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है एवं 16वें अरविंद पनगढ़िया इसका दिया गया है। नोट दिया है कि राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के बीच वित्त बंटवारे के लिए राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है और राज्य वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 243 के तहत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, सत्य कथन चुनिए कौन सा है। पहला कथन है कि वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, तो बिल्कुल ये संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका गठन आर्टिकल 280 के तहत किया गया है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब अगला हमारा जो सेट प्रारंभ होता है, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा हल प्रश्न पत्र 26/8/2018।